सोफी का संसार जो जस्टिन गार्डन द्वारा लिखा गया है, तो उसका आज एपिसोड 15वां है। चलिए शुरू करते हैं। हम कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं पाते क्योंकि तर्क पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह कैसा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता की प्रकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में कांट ने दिखाया कि हमेशा दो विपरीत दृष्टिकोण होंगे जो समान रूप से संभावित या असंभावित होंगे, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा तर्क हमें क्या बताता है। कृपया उदाहरण दीजिए। यह कहना उतना ही सार्थक है कि दुनिया की शुरुआत अवश्य हुई होगी जितना कि यह कहना कि इसकी कोई शुरुआत नहीं थी। तर्क उनके बीच निर्णय नहीं कर सकता। हम यह दावा कर सकते हैं कि दुनिया हमेशा से अस्तित्व में थी, लेकिन क्या कोई भी चीज़ हमेशा से अस्तित्व में रही होगी यदि इसकी कोई शुरुआत नहीं थी? इसलिए हम विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर हैं। हम कह सकते हैं कि दुनिया कभी न कभी सूर्य हुई होगी और इसकी शुरुआत शून्य से हुई होगी। जब तक कि हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन क्या शून्य से कुछ आ सकता है सोफी? नहीं, दोनों ही संभावनाएं समान रूप से समस्याग्रस्त हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि उनमें से एक सही है और दूसरा गलत होना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि डेमोक्रिट्स और भौतिकवादियों ने कहा था कि प्रकृति में न्यूनतम भाग होने चाहिए जिनसे सब कुछ बना है। डेस्कार्टेस जैसे अन्य लोगों का मानना था कि विस्तारित वास्तविकता को हमेशा छोटे भागों में विभाजित करना संभव होना चाहिए। लेकिन उनमें से कौन सही था? न तो दोनों। इसके अलावा कई दार्शनिकों ने स्वतंत्रता को मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक बताया। उसी समय हमने स्टोइक जैसे दार्शनिकों को देखा, उदाहरण और स्पिनोजा, जिन्होंने कहा कि सब कुछ प्राकृतिक कानून की आवश्यकता के माध्यम से होता है। यह मानवीय तर्क का एक और मामला था। कांट के अनुसार कोई व्यक्ति कोई निश्चित निर्णय लेने में असमर्थ हैं। दोनों ही दृष्टिकोण समान रूप से उचित और अनुचित हैं। अंत में यदि हम तर्क की सहायता से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हम असफल होने के लिए बाध्य हैं। यहाँ डेस्कार्ट जैसे तर्कवादियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ईश्वर अवश्य होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सर्वोच्च सच्चा का विचार है। अरस्तु और थॉमस एक्विनास जैसे अन्य लोगों ने निर्णय लिया कि ईश्वर अवश्य होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक प्रथम कारण होना चाहिए। कैंट ने क्या सोचा? उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के इन दोनों प्रमाणों को अस्वीकार कर दिया। न तो तर्क और न ही अनुभव ईश्वर के अस्तित्व का दावा करने का कोई निश्चित आधार है। जहाँ तक तर्क की बात है, ईश्वर का अस्तित्व होना जितना संभव है उतना ही असंभव है। लेकिन आपने यह कहकर शुरुआत की थी कि कांट इस आधार को सुरक्षित रखना चाहते थे। ईसाई धर्म, हाँ, उन्होंने एक धार्मिक आयाम खोला जहाँ तर्क और अनुभव दोनों ही पड़ जाते हैं। वहाँ एक शून्यता पैदा होती है जिसे आस्था से भरा जा सकता है। इस तरह उन्होंने ईसाई धर्म को बचाया। अगर आप चाहें तो यह ध्यान देने योग्य बात हो सकता है कि कांट एक प्रोटेस्टेंट थे। सुधार के दिनों से प्रोटेस्टेंटवाद की विशेषता विश्वास पर जोर देना रही। दूसरी ओर कैथोलिक चर्च ने शुरुआती मध्य युग से विश्वास के स्तंभ के रूप में तर्क पर अधिक विश्वास किया है। लेकिन कांट ने यह स्थापित करने से कहीं आगे जाकर कहा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्यक्ति की आस्था पर छोड़ देना चाहिए। उनका मानना था कि नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि वह यह पूर्व धाराएं बनाए कि मनुष्य के पास अमर आत्मा है, ईश्वर का अस्तित्व है और मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। तो वह डेस्कार्टेस जैसा ही करता है। सबसे पहले वह हर चीज़ की बहुत आलोचना करता है, हम समझ सकते हैं, और फिर वह भगवान को पिछले दरवाजे से अंदर ले आता है। लेकिन डेस्कार्टेस के विपरीत वो विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि यह तर्क नहीं है जो इन्हें इस बिंदु तक ले आए हैं, बल्कि विश्वास है। उन्होंने स्वयं अमर आत्मा, ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास को व्यवहारिक सिद्धांत कहा है। मतलब किसी को पूर्वानुमानित करना कि ऐसी बात की कल्पना करना है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक सिद्धांत से कांट का तात्पर्य ऐसी चीज़ों से साथ जिसे प्रैक्टिस या अभ्यास के लिए ग्रहण किया जाना चाहिए, यानी मनुष्य की नैतिकता के लिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को ग्रहण करना एक नैतिक आवश्यकता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सोफी उठ गई, लेकिन अल्बर्टो के उठने का कोई संकेत न मिलने पर उससे पूछा, क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है? अल्बर्टो ने कंधे उचकाया और अनिच्छा से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला और एक छोटी लड़की सफ़ेद गर्मियों की पोशाक और लाल बोनट में खड़ी थी। यह वही लड़की थी जिसे उन्होंने झील के दूसरी तरफ देखा था। उसने एक हाथ पे एक टोपी रखी हुई थी, खाने की टोकरी। हाय, सोफी ने कहा, आप कौन है? क्या आप नहीं देख सकते कि मैं लिटिल रेड राइड हूँ? सोफी ने अल्बर्टो की ओर देखा और अल्बर्टो ने सिर हिलाया। तुमने सुना उसने क्या कहा? मैं अपनी दादी का घर ढूंढ रही हूँ, लड़की ने कहा। वह बूढ़ी और बीमार है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ खाना ले जा रही हूँ। यह यहाँ नहीं है, अल्बर्टो ने कहा। इससे बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते पर चले जाएं। उसने ऐसे इशारे किए कि सोफी को याद आ गया कि आप किस तरह से मक्खी को हटाते हैं। लेकिन मुझे एक पत्र पहुंचाना है, लाल टोपी वाली लड़की ने आगे कहा। इतना कहकर उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और सोफी को थमा दिया। फिर वह उछलती हुई चली गई। भेड़िए से सावधान रहो, सोफी ने पीछे से कहा। अल्बर्टो पहले ही लिविंग रूम में वापस आ रहा था। सोफी ने कहा, जरा सोचो, वह लिटिल रेड राइड हुंग थी और उसे चेतावनी देना बेकार है। वह अपनी दादी के घर चली जाएगी और भेड़िया उसे खा जाएगा। वह कभी नहीं सीखेंगे, यह हमेशा के लिए दोहराया जाएगा।
लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उसने किसी दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया हो, इससे पहले कि वो अपनी दादी के पास चली जाए। एक छोटी सी बात, सोफ़ी ने उस लिफाफे को देखा जो उसे दिया गया था। उस पर लिखा था हिल्डे को। उसने उसे खोला और जोर से पढ़ा। प्रिय हिल्डे, अगर मानव मस्तिष्क इतना सरल होता कि हम उसे समझ पाते, तो भी हम इतने मूर्ख होते कि हम उसे समझ नहीं पाते। प्यार, पापा। अल्बर्टो ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच है। मेरा मानना है कि कोर्ट ने कुछ ऐसा ही कहा है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम क्या हैं, इसे समझ सकें। शायद हम एक फूल या कीट को समझ सकें, लेकिन हम खुद को कभी नहीं समझ सकते। ब्रह्मांड को समझने की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। सोफी को हिल्डे को लिखे नोट में कई बार रहस्यमय वाक्य पढ़ना पड़ा। तब जाकर अल्बर्टो ने कहा कि हम समुद्री सांपों और इस तरह की चीज़ों से बाधित नहीं होने वाले हैं। आज के लिए रुकने से पहले मैं आपको कांट की नैतिकता के बारे में बताता हूँ। कृपया जल्दी करें, मुझे जल्दी घर जाना है। ह्यूम के इस संदेह ने कि तर्क और इंद्रियां हमें क्या बता सकती हैं, कांट को जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। नैतिकता के क्षेत्र में लो एक और महत्वपूर्ण था। क्या ह्यूम ने नहीं कहा था कि आप कभी भी यह साबित नहीं कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है? आप अपने वाक्य से चाहिए वाक्य तक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ह्यूम के लिए न तो हमारा तर्क और न ही हमारा अनुभव सही और गलत के बीच अंतर निर्धारित करता है। यह केवल हमारी भावनाएं थी। कांट के लिए यह बहुत कमजोर आधार था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कांट ने महसूस किया था कि सही और गलत के बीच अंतर भावना से नहीं बल्कि तर्क से होता है। इस मामले में वे तर्कदादियों से सहमत थे, जिन्होंने कहा कि सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता मानवीय तर्क में निहित है। हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए नहीं कि हमने इसे सीखा है, बल्कि इसलिए कि यह दिमाग में पैदा होता है। कांट के अनुसार हर किसी के पास व्यवहारिक तर्क होता है, यानी वह बुद्धि जो हमें हर मामले में सही या गलत को समझने की क्षमता देती है, और यह जन्मजात है। सही और गलत में अंतर करने की क्षमता तर्क की अन्य सभी विशेषताओं की तरह ही जन्मजात है। जैसा कि हम सभी बुद्धिमान प्राणी हैं, उदाहरण के लिए हर चीज को एक कार्य कारण और संबंध के रूप में देखते हैं। हम सभी के पास एक ही सार्वभौमिक नैतिक कानून तक पहुंच है। इस नैतिक कानून की वैधता भौतिक कानूनों के समान ही है। ये हमारी नैतिकता के लिए उतना ही बुनियादी है जितना कि यह कथन कि हर चीज का एक कारण होता है, या कि 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं, हमारी बुद्धिमानी के लिए बुनियादी है। वह नैतिक कानून क्या कहता है? चूंकि यह हर मनुष्य से होता है, इसलिए यह औपचारिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह नैतिक विकल्प की किसी विशेष स्थिति से बंधा नहीं है, क्योंकि यह सभी समाजों में सभी लोगों पर हर समय लागू होता है। इसलिए यह नहीं कहता कि अगर आप खुद उस या स्थिति में पाते हैं तो आपको यह करना चाहिए। यह कहता है कि आपको सभी स्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अपने अंदर नैतिक स्थापित करने का क्या मतलब है यदि वो आपको यह नहीं बताता कि विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करना है? कांट नैतिक कानून को एक स्पष्ट अनिवार्यता के रूप में तैयार करता है। इसके द्वारा उसका मतलब है कि नैतिक कानून स्पष्ट है या सभी स्थितियों पर लागू होता है। इसके अलावा यह अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि यह आदेशात्मक है और इसलिए पूरी तरह से आधिकारिक है। कांट इस स्पष्ट अनिवार्यता को कई तरीकों से शुद्धबद्ध करते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि ऐसे कार्य करो मानो तुम्हारे कार्य का सिद्धांत तुम्हारी इच्छा के माध्यम से प्रकृति का सार्वभौमिक नियम बन गए। इसलिए जब मैं कुछ कहता हूं तो मुझे यह निश्चित करना होगा कि यदि अन्य लोग भी ऐसी स्थिति में हों तो वे ऐसा ही करें। बिल्कुल तभी आप अपने भीतर के नैतिक कानून और के अनुसार काम कर सके होंगे। कांट ने स्पष्ट अनिवार्यता को इस तरह से भी तैयार किया है। इस तरह से काम करें कि आप हमेशा मानवता के साथ व्यवहार करें, चाहे वो आपके व्यक्तित्व में हो या किसी और के व्यक्तित्व में। कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा एक साधि के रूप में। इसलिए हमें अपने लाभ के लिए अन्य लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक लक्ष्य है। लेकिन यह बात सिर्फ दूसरों पर ही लागू नहीं होता, यह आप पर भी लागू होता है। आपको भी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सिर्फ एक साधन के तौर पे खुद का शोषण नहीं करना चाहिए। यह मुझे सुनहरे नियम की याद दिलाता है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम करते हो। हाँ, यह भी आचरण एक औपचारिक नियम है जो मूल रूप से सभी नैतिक विकल्पों को कवर करता है। आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम नियम वही बात करता है जो कांट के नैतिक के सार्वभौमिक नियम में कही गई है, लेकिन निश्चित रूप से यह केवल एक दावा है। ह्यूम शायद सही थे कि हम तर्क से यह सख्ती नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। कांट के अनुसार नैतिकता का नियम कार्य कारण के नियम की तरह ही निरपेक्ष और सार्वभौमिक है। इसे भी तर्क से साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम वास्तव में विवेक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास विवेक होता है ना? हाँ, जब कांट नैतिकता के नियम का वर्णन करते हैं तो मानव विवेक का तर्क कर रहे होते हैं। हम यह साबित नहीं कर सकते कि हमारा विवेक हमें क्या बताता है, लेकिन फिर भी हम इसे जानते हैं। कभी कभी मैं दूसरों के प्रति दयालु और मददगार हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे फायदा होगा। यह लोकप्रिय होने का एक तरीका हो सकता है।
लेकिन अगर आप दूसरों के साथ सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए कुछ साझा करते हैं तो आप नैतिक कानून के प्रति सम्मान से काम नहीं कर रहे हैं। आप नैतिक कानून के अनुसार काम कर रहे होंगे और यह काफ़ी हद तक उचित भी हो सकता है, लेकिन अगर यह एक नैतिक कार्य है तो आपको खुद पे विजय प्राप्त करनी होगी। जब आप कोई काम पूरी तरह से कर्तव्य के लिए करते हैं तभी उसे नैतिक कहा जाता है। इसलिए कांट की नैतिकता को कभी कभी कर्तव्य नैतिकता भी कहा जाता है। मैं रेड क्रॉस या चर्च बाजार के लिए धन इकट्ठा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। हाँ, और महत्वपूर्ण यह है कि आप ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह सही है। भले ही आपके द्वारा एकत्र किया गया धन सड़क पर खो जाए या सभी लोग को खेलने के लिए पर्याप्त न हो, आपने नैतिक कानून का पालन किया। आपने अच्छी इच्छा से काम किया और कांट के अनुसार यह अच्छी इच्छा है जो यह निर्धारित करती है कि कार्य नैतिक रूप से सही था या नहीं, न कि कार्य के परिणाम। इसलिए कांट की नैतिकता को अच्छी तरह से नैतिकता भी कहा जाता है। उनके लिए यह जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि कोई व्यक्ति नैतिक कानून के प्रति सम्मान के साथ कार्य करता है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो करते हैं उससे वास्तव में अन्य लोगों को मदद मिलती है। वास्तव में ऐसा है और कांट निश्चित रूप से इससे असहमत नहीं होंगे, लेकिन हम तभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं जब हम स्वयं में रह जाते हैं। हम नैतिक कानून के प्रति सम्मान के साथ कार्य कर रहे हैं। हम सभी स्वतंत्र से कार्य करते हैं जब हम किसी कानून का पालन करते हैं। क्या यह अजीब बात नहीं है? कांट के अनुसार नहीं। आपको शायद याद होगा कि उन्हें यह अनुमान लगाना पड़ा था कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कांट ने यह भी कहा था कि सब कुछ कार्य कारण के नियम का पालन करता है, फिर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा कैसे हो सकती है? मेरी जांच करो। इस बिंदु पर कांट मनुष्य को दो भागों में विभाजित करता है। जिस तरह से डेस्कार्टेस ने दावा किया था कि मनुष्य एक दोहरा प्राणी है जिसमें शरीर और मन दोनों हैं। कांट कहते हैं कि भौतिक प्राणी के रूप में हम पूरी तरह से कार्य कारण के अटूट नियम की दया पर निर्भर हैं। हम यह तय नहीं करते कि हम क्या अनुभव करते हैं। अनुभूति हमारे पास आवश्यकता के माध्यम से आती है और भौतिक प्राणी नहीं है। हम तर्क के प्राणी भी हैं। भौतिक प्राणी के होने के नाते हम पूरी तरह से प्राकृतिक दुनिया से संबंधित हैं, इसलिए हम कार्य कारण संबंध के अधीन हैं। इस तरह हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन जैसा कि तर्कसंगत प्राणी होने के नाते हम कांट द्वारा दास डिंग इन सीज कहे जाने वाले कार्य में भाग लेते हैं, अर्थात दुनिया जैसी वो अपने आप में मौजूद है। हमारी संवेदी छापों से स्वतंत्र हैं केवल तभी जब हम अपने व्यवहारिक कारण का पालन करते हैं जो हमें नैतिक विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम नैतिक कानून का पालन करते हैं, तो यह हम ही होते हैं जो उस कानून का निर्माण करते हैं जिसका हम पालन करते हैं। हाँ, यह एक तरह से सच है। मैं हूँ या मेरे अंदर कुछ है जो मुझे दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार न करने के लिए कहता है। इसलिए जब आप अपने हितों के विरुद्ध भी मतलबी न होने का निर्णय लेते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे होते हैं। यदि आप जो चाहें वही करते हैं तो आप विशेष रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की चीज़ों का गुलाम बन सकता है, यहाँ तक कि वह अपने अहंकार का भी गुलाम बन सकता है। स्वतंत्रता और आज़ादी वह चीज़ है जो किसी व्यक्ति की इच्छाओं और बुराइयों से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है। जानवरों के बारे में क्या? मुझे लगता है कि वे बस अपनी इच्छाओं और जरूरतों का पालन करते हैं। उन्हें नैतिक कानून का पालन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है ना? नहीं, जानवरों और इंसानों में यही अंतर है जब मैं इसे देखता हूँ। और अंत में हम शायद कह सकते हैं कि कांट ने तर्कवाद और अनुभववाद के बीच संघर्ष में दर्शन साथ में आई बाधा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में सफलता प्राप्त की। कांट के साथ दर्शन शास्त्र के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। उनकी मृत्यु 1804 में हुई जब हम जिस सांस्कृतिक युद्ध को रोमांटिकवाद कहते हैं वे अपने चरम पर था। कोन्सिनबर्ग में उनकी कब्र पर उनकी सबसे अधिक अद्भुत की गई कहावत खुदी हुई है, जो चीज़ें मेरे मन को लगातार बढ़ते आश्चर्य और विस्मय से भर देती हैं, जितनी अधिक बार और जितनी अधिक तीव्रता से उन पर चिंतन होता है। मेरे ऊपर तारों वाला आकाश और मेरे भीतर नैतिक कानून है। अल्बर्टो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। बस इतना ही उसने कहा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि कांट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वैसे भी अभी 4:15 बजे हैं, लेकिन एक बात है, कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं शिक्षक का भाषण समाप्त होने से पहले कभी कक्षा नहीं छोड़ता। क्या मैंने कहा कि कांट का मानना था कि अगर हम केवल इंद्रियों के बल पर जीते हैं तो हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है? हाँ, तुमने कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन अगर हम सार्वभौमिक तर्क का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। क्या मैंने कहा वो भी? हाँ, अब आप ये बात फिर क्यों कह रहे हैं? अल्बर्टो सोफी की ओर झुका, उसकी आंखों में गहराई से देखा और फुसफुसाया। सोफी, जो कुछ तुम देखती हो उस पर विश्वास मत करो। तुम्हारा इससे मतलब क्या है? बस दूसरी तरफ मुड़ जाओ बच्चे। अब मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि तुम्हारा क्या मतलब है। लोग आमतौर पर कहते हैं तभी मैं विश्वास करूंगी जब मैं इसे देखूंगी, लेकिन आप जो कहते हैं उस पर भी विश्वास मत कीजिए। आपने पहले ही एक बार ऐसा कुछ कहा था। हाँ, फिर डेमिनिस के बारे में। हाँ, मैं अभी जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। खैर, हम वहाँ सीढ़ी पर बैठे बात कर रहे थे, फिर वो तथाकथित समुद्र सांप पानी में फड़फड़ाने लगा। क्या यह अजीब नहीं था? बिल्कुल नहीं। तभी लिटिल रेड राइट हूँ दरवाजे पाई। मैं अपनी दादी के घर की तलाश कर रही हूँ। क्या मुक्तापुर प्रदर्शन? यह सिर्फ मेजर की चाल है सोफी?
जैसे केले का संदेश एक मूर्खतापूर्ण तूफान। क्या तुम्हें लगता है? लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास एक योजना है। जब तक हम अपने तर्क पर अड़े रहें वो हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि एक तरह से हम स्वतंत्र हैं। यह हमें हर तरह की चीज़ों को समझने की अनुमति दे सकता है। मुझे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा। अगर वो आसमान को काला कर दे या हाथियों को उड़ने दे तो मैं केवल मुस्कुराऊंगी, लेकिन 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जो उसके जीवन में जीवित रहता है। कॉमिक स्ट्रिप प्रभाव दर्शन की कथाओं के विपरीत। हाँ, सोफी एक पल के लिए उसे आश्चर्य से देखती रही। तुम जाओ, अपने अंत में कहा, मैं तुम्हें रोमांटिकवाद पे एक सत्र के लिए बुलाऊंगा। आपको हेगल और किर्केगेड के बारे में भी सुनना चाहिए, लेकिन मेजर के केजविक एयरपोर्ट पर पहुंचने में बस 1 हफ्ता बाकी है। उससे पहले हमें खुद को उसकी गंदी कल्पनाओं से मुक्त करना होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सोफी, बस इतना है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम दोनों के लिए एक शानदार योजना पर काम कर रहा हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ। रुको, शायद हम सबसे महत्वपूर्ण बात करना भूल गए। यह क्या है? जन्मदिन का गीत सोफी। हिल्डे आज 15 वर्ष की हो गई हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ, आप भी यही सोचते हैं तो फिर हम गाएं। वे दोनों खड़े होकर गाने लगे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। 4:30 बज रहे थे। सोफी दौड़कर पानी के किनारे पहुंची और नाव को दूसरी तरफ ले गई। उसने नाव को झाड़ियों में खींच लिया और जंगल में तेजी से गुजरने लगी। जब वो रास्ते पर पहुंची तो उसने अचानक पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा। उससे आश्चर्य हुआ कि शायद यह लिटिल रेड राइट हुंगल है, जो जंगल में अकेली अपनी दादी के घर जा रही है। लेकिन पेड़ों के बीच वह आकृति बहुत छोटी थी। वह पास गई। आकृति गुड़िया से बड़ी नहीं थी। वह भूरे रंग की थी और लालटेन स्वेटर पहने हुए थी। को जब एहसास हुआ कि यह टेढ़ी है तो वो एकदम से रुक गई। सोफी, यह अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई जंगल में एक टेडी बियर छोड़ सकता है, लेकिन यह टेडी बियर जीवित था और बहुत व्यस्त लग रहा था। हाँ, सोफी ने कहा, मेरा नाम विनी द पू है, टेडी भालू ने कहा, और मेरे पास एक कुत्ता है जो मुझे पसंद है। दुर्भाग्य से मैं इसे बहुत ही सुंदर दिन में जंगल में अपना रास्ता भूल गया। मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। सोफी ने कहा, शायद मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो पहले कभी यहाँ नहीं आए। तो इस मामले में आप भी 100 एकड़ वुड में अपने घर पर हो सकते हैं। नहीं, यह रकम बहुत ज़्यादा है। मत भूलो कि मैं एक छोटा सा भालू हूँ और मैं चतुर नहीं हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है और मुझे लगता है कि तुम एलिस हो। क्रिस्टोफर राबन ने एक दिन हमें तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे लगता है कि इसी तरह हमारी मुलाकात हुई। उसने एक बोतल से इतना पी लिया कि तुम्हारा कद छोटा होता चला, लेकिन फिर तुमने दूसरी बोतल से पी लिया और फिर से बढ़ने लगी। तुम्हें वाकई बहुत सावधान रहना होगा कि तुम अपने मुंह में क्या डालती हो। मैंने एक बार इतना खा लिया कि मैं खरगोश के बिल में फंस गई थी। हाँ, एलिस नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कौन हैं। यही बात उल्लू कहता है और बुद्धिमान है। 7 और 4 मिलकर 12 होते हैं। उसने एक बार एक सामान्य धूप वाले दिन कहा था। योर और मैं दोनों ही बहुत बेवकूफ़ महसूस कर रहे थे, क्योंकि गणित करना मुश्किल है, मौसम का पता लगाना आसान है। मेरा नाम सोफी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोफी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन अब इस छोटे भालू को जाना होगा, क्योंकि मुझे पिगलेट को ढूंढना है। हम खरगोश और उसके दोस्तों के साथ एक बड़ी गार्डन पार्टी में जा रहे हैं। उसने एक पंजे से हाथ मिलाया। सोफी ने देखा कि अब दूसरे पंजे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मुड़ा हुआ टुकड़ा पकड़े हुआ था। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? उसने पूछा। विनी द पू ने पेपर पर तुड़ा, कहा कि इसी ने मुझे प्रेरित किया। मेरा रास्ता भूल जाओ। लेकिन यह तो केवल एक कागज का टुकड़ा है। नहीं, यह केवल कागज का टुकड़ा नहीं, यह हिल्डे को लिखा गया एक पत्र है। शीशा। ओह, मैं यह ले सकती हूँ? क्या आप शीशे में देखने वाली लड़की हैं? नहीं नहीं, पत्र हमेशा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। क्रिस्टोफर राबिन ने मुझे कल ही सिखाया था, लेकिन मैं हिल्डे को जानती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप उसे बात करनी चाहिए। उसके पत्र कभी मत पढ़ो। मेरा मतलब है कि मैं हिल्डे को दे सकती हूँ। यह बिल्कुल अलग बात है सोफी, तुम यहाँ हो। अगर मैं इस पत्र से छुटकारा पा सकता हूँ तो मैं शायद पिगलेट को भी ढूंढ सकता हूँ। हिल्डे को लुकिंग ग्लास में ढूंढने के लिए तुम्हें पहले एक बड़ा लुकिंग ग्लास ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ यह कोई आसान काम नहीं है। और इसके साथ ही छोटे भालू ने मुड़ा कागज सोफी को थमा दिया और अपने छोटे पैरों पर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो नजर से ओझल हो गया तो सोफी ने उसे पकड़ लिया और कागज का टुकड़ा खोला और पढ़ा। प्रिय हिल्डे, यह बहुत बुरा है कि अल्बर्टो ने सोफी को यह भी नहीं बताया कि कांट राष्ट्रों के संघ की स्थापना की वकालत की। अपने ग्रंथ परपेचुअल पीस में उन्होंने लिखा कि सभी देशों को राष्ट्रों के साथ एकजुट होना चाहिए, जो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करेगा। 1795 में इस ग्रंथ के प्रकाशित होने के लगभग 125 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह राष्ट्र की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिस्थापित किया। इसलिए आप कह सकते हैं कि कांट संयुक्त राष्ट्र के विचार के प्रजनक थे। कांट का कहना था कि मनुष्य के व्यवहारिक कारण के लिए राष्ट्रों को अपनी जंगल प्रवृत्ति से उभरने की आवश्यकता होती है, जो युद्धों को जन्म देती हैं और शांति बनाए रखने के लिए अनुबंध करना पड़ता है। यद्यपि राष्ट्र की स्थापना का मार्ग श्रम साध्य है, लेकिन शांति की सार्वभौमिक और अस्थायी सुरक्षा के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से संघ की स्थापना कांट के लिए एक बहुत दूर का लक्ष्य था। आप कह सकते हैं कि यह दर्शन का अंतिम लक्ष्य था। मैं इस समय लेबनान में हूँ।
पिताजी की तरफ से प्यार। सोफी ने नोट जेब में रख लिया और घर की ओर चल पड़ी। जंगल में इस तरह की मुलाकात के बारे में अल्बर्टो ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह छोटे टेडी की जंगल में कभी भटकने नहीं दे सकती थी।